हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी जानदार शानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग आज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के पार्ट 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मेरा प्रयास आज यही रहेगा कि आज हम इसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि इतना भी बड़ा ये एक्ट नहीं है, बट इसमें कुछ धाराएं हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वहां से प्रश्न आए भी हैं और आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इस एक्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछा गया है वो कहाँ से आया है? एक तो पर्यावरण की परिभाषा से प्रश्न आया था इसकी, कि पर्यावरण में जो अंतर संबंध होता है वो किन किन के मध्य स्थापित रहता है। एक इसमें संबंध आया था, एक क्वेश्चन आया था कंपनी द्वारा अपराध, कि कंपनी द्वारा अपराध कौन सी धारा में वर्णित है। और एक इसमें आया था जो आपकी एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज होती हैं, जिनमें किसी भी तरह के सैंपल को, जो सैंपल लिया जाता है उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस होती है, उसका पूरा विश्लेषण होता है। तो पर्यावरणीय जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना या गठन कौन कर सकता है, कितनी हो सकती है, तथा वह कौन सी धाराओं में आपका वर्णित है। तो इस सब चीज को हम देखेंगे आज और बहुत अच्छे समझेंगे। बहुत ही सिंपल एक्ट है, इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो जल्दी से आप आ जाइए। आपका वंदन, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। और मैं आप मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज अपने दूसरे अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो आपके सामने ये रहा। क्योंकि इतना ये कठिन एक्ट नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा उतना मतलब देखा जाए। जी। हाँ, शुरू में एक बच्ची बोल रही थी, अनामिका राजावत। सर आप मेरा नाम नहीं लेते? बेटे मैं किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, बस मैं अपना नाम लेता हूँ क्लास में चलते हुए, शुरू में आते ही कि मेरा नाम ये है। ठीक है। एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक ही बोल रहा हूँ। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बस इन एक्ट्स के बाद फिर यही शुरू होगा। अभी हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमने 2D तक पढ़ लिया था। 2D बोल रहा था हथालना, हैंडलिंग करना। तो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना, बेचना, पैक करना, स्टोर करना, नष्ट करना, है ना, ये आदि आदि चीजें किसी भी चीज के हैंडलिंग में आ रही थी। इसको हथालना हम लोग कह रहे थे। उसके आगे अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, एक सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वो है सेक्शन 2E। कौन सा? सेक्शन 2E। या आप इसको दो अंगा बोल सकते हैं, पर दो अंगा बोलने की बजाय आप सेक्शन 2E बोलिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन बाइलिंगुअल तो रहेंगे ही। क्या रहेंगे? बाइलिंगुअल तो आपके प्रश्न रहेंगे ही, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो सेक्शन 2E क्या बोलता है आपका? सेक्शन 2E बोलता है परिसंकटमय पदार्थ, यानी कि ऐसा, हाँ, हैजार्डस सब्सटेंस। क्या चीज है ये आपका हैजार्डस सब्सटेंस है। जी। हाँ भाई, नमस्ते, राम राम इत्यादि सब हो गई है, जय भीम इत्यादि हो गया है। अब थोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान दो। जब मैं नमस्कार कहता हूँ तो उसमें सब चीजें आपकी आ जाती हैं। हाँ, माइक सही कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। क्या दिक्कत हो रही है माइक में? मेरे को तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आपको क्या इशू आ रहा है? देखो माइक एकदम ओके है। हम्म। आवाज में क्या इशू है? मुझे तो ठीक लग रहा है, अभी से पहले मैं क्लास करके आया हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। आपके नेट में इशू हो सकता है कुछ। लो, मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ उसको। हम्म। चलो, तो सेक्शन 2E जो बात करता है वो बात करता है परिसंकटमय पदार्थ के बारे में। परिसंकटमय पदार्थ मतलब हैजार्डस सब्सटेंस। हैजार्ड, हैजार्ड क्या होता है? हैजार्डस सब्सटेंस। हैजार्ड मतलब वही संकट फैलाने वाला सब्सटेंस।
सब्सटेंस, ठीक है, हैजार्डस सब्सटेंस के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो हैजार्डस सब्सटेंस किसको कहते हैं? तो हैजार्डस जो सब्सटेंस है वो कैसा हो सकता है आपका? वो आपका या तो भौतिक रासायनिक पदार्थ हो सकता है, कुछ ऐसा सामान जो या तो फिजियोकेमिकल हो, कैसा? जो आपका फिजियोकेमिकल हो, है ना, या तो फिजियोकेमिकल हो, या क्या हो, वो टोटल केमिकल हो, रासायनिक पदार्थ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि परिसंकट में पदार्थ अपने आप में कैसा हो सकता है कि या तो वो भौतिक रासायनिक हो सकता है या वह आपका रासायनिक हो सकता है। करता क्या है, क्या करेगा? तो इसका क्या है, अपने भौतिक रासायनिक या रासायनिक गुण के कारण वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने भौतिक रासायनिक या रासायनिक गुणों के कारण किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को या किसी भी पौधे को या किसी भी सूक्ष्म जीव को या हमारे पर्यावरण को या किसी की प्रॉपर्टी को यदि किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो वह परिसंकटमय पदार्थ कहलाता है, उसको हैजार्डस सब्सटेंस कहा जाता है। इसका जिक्र कहां पर है? इसका जिक्र सेक्शन 2E में किया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बोल करके बताता हूं, हैजार्डस सब्सटेंस एक ऐसा पदार्थ जो नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी आदमी को, किसी भी प्राणी को, किसी भी सूक्ष्म जीव को, पौधों को, पर्यावरण को या किसी भी संपत्ति को। किस कारण से? अपने फिजियोकेमिकल या केमिकल गुण के कारण। ठीक है, सीधी सीधी बात, उसको हम क्या कहते हैं? उसको परिसंकटमय पदार्थ कहते हैं। तो परिसंकटमय पदार्थ जैसे आपने देखा होगा भोपाल गैस त्रासदी, सुना है आपने? जैसे आपने सुना है भोपाल गैस त्रासदी, है ना, भोपाल गैस त्रासदी। तो वहां पर क्या हुआ था? एक्चुअली में गैस रिसाव हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था? गैस रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, यही तो था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक तरह की गैस थी, एक तरह का सब्सटेंस था जिसने क्या किया था? जिसने नुकसान पहुंचाया था। किसको? जिसने नुकसान पहुंचाया था मनुष्यों को। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है अपने भौतिक स्वरूप के द्वारा, कि अगर वो नॉर्मली पड़ा भी रहेगा, भौतिक मतलब फिजिकल, तो उसका जो भौतिक स्वरूप है वो नुकसान पहुंचाएगा, कहीं पर पड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनमें से किसी को भी, पौधों को नुकसान पहुंचा दे या किसी को भी आपका नुकसान पहुंचा दे, या आपका उसका केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी, तो कहीं घुल जाएगा, जहर का काम करेगा। जैसे आपने देखा है फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं जो है वो पर्यावरण प्रदूषण तो करता ही है, बट वो नुकसानदेह भी हो जाता है आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, फेफड़ों संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, पौधे भी डैमेज होने लगते हैं, तमाम तरह की चीजें आपकी हैं। फैक्ट्रियों से अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वो फिर आगे आपकी वाटर वेपर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो फर्स्ट रेन के टाइम पे एसिड रेन का कारण बनती है। और एसिड रेन अगर आपकी त्वचा पे जाएगा तो त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, और इमारतों पर जाएगा तो इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आपने देखा था कि आगरा में ताजमहल है, तो उसके आसपास बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हो गया था, डेवलप होने के कारण हैजार्डस सब्सटेंस के रूप में गैसेस लीक होती थी, गैसेस जाती थी एनवायरनमेंट में, और वहां से फिर बहुत ज्यादा एसिड रेन वगैरह का खतरा बना रहता था। उस एसिड रेन की वजह से जो संगमरमर था उसकी जो ब्राइटनेस थी, जो व्हाइटनेस थी, वो ढलने लगी थी। तो एक आदेश ये आया कि इसके बहुत लंबे चौड़े दायरे में हम लोग किसी भी तरह की कोई भी फैक्ट्री को अलाउ नहीं करेंगे, आप इसको यहां से बाहर ले जाइए। तो ये चीज आपको समझनी है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने भौतिक रासायनिक गुण के कारण नुकसान पहुंचा सकता है मानवों को, प्राणियों को, पौधों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एनवायरनमेंट को, या किसी की भी प्रॉपर्टी को। जैसे आप एक चीज नोटिस करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है हिंडन, गाजियाबाद में भी ये पहुंचती है नदी, हिंडन नदी। तो एक्चुअली में आज के टाइम में हिंडन नदी जो है वो एक नाला बन के रह गया, गंदा नाला, और यमुना को भी गंदा नाला बना दिया गया है, खासकर दिल्ली के आसपास के एरिया में। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी, गंभीरता से जानने का। हाँ, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अमन अग्रहारी, हाथ से लिखने में क्या क्या विशेष लिखा जाएगा? इसमें हाथ से लिख करके पढ़ाइए। ये जो बेवकूफियां आपकी हैं ये आपको नष्ट करने की तरफ ले जाएंगी।
हाँ, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, अगर मैं यही चीज यहाँ लिखूंगा ऐसा पदार्थ भौतिक रासायनिक, तो उसमें क्या विशेष बदल जाएगा। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ना और समझना ज्यादा जरूरी है। तो हिंडन नदी जो है हमारी, हिंडन नदी जो हमारी है वो आपकी नाला बन चुकी है। वहां पर क्या होता है, जितने भी फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, पानी होता है, गंदा पानी होता है, केमिकल से भरा हुआ पानी होता है, तो उसको उसमें डाला जाता है। तो अभी वो गंदा पानी कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, फिजियोकेमिकल एक्टिविटी देखो उसका, फिजियोकेमिकल यानी भौतिक रासायनिक स्वरूप। तो भौतिक मतलब जैसा वो दिखाई देता है, रासायनिक जिन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है। तो नदी में वो जा रहा है, तो नदी को उसने बिल्कुल काला काला बना दिया, यानी कि नदी को भौतिक रूप से उसने नष्ट कर दिया है। और रासायनिक रूप से उसके पानी को मिलकर के जितने भी उसमें ऑर्गेनिज्म हैं उसको समाप्त कर रहा है। उसमें जो इकोसिस्टम पनप रहा था, वाटर इकोसिस्टम, उसको उसने खत्म कर दिया। मछलियां मारी गई, उसमें पेड़ पौधे जो प्लैंक्टन्स थे, फाइटोप्लैंक्टन्स थे, उनको सबको उसने खत्म कर दिया है। आगे क्या काम किया, नदी जहां पर होती है तो उस नदी का पानी वहां पर ग्राउंड लेवल को, ग्राउंड वाटर को भी, जो भूमिगत जल होता है उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हिंडन नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे या गांव बसे हुए थे, धीरे धीरे उस वाटर कंटेमिनेशन की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से उनके भूमिगत जल में भी हानिकारक तत्वों का आना हो गया। उनके जो वो डेली बेसिस पर पानी पीते थे उसमें बहुत तरह की अशुद्धियां और बहुत तरह के केमिकल उस वेस्ट की वजह से आने लगे, जिससे बहुत भयंकर बीमारियां उनको होने लगी। एक मुझे लगता है बागपत में या गाजियाबाद में ही कोई गांव है, उस गांव में कैंसर के इतने ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उसका कारण क्या है, हिंडन नदी। तो आपका परिसंकट में पदार्थ जो संकट को खड़ा कर देता है, हैजार्डस संकट क्या है कि नुकसान पहुंचाता है इनको, किस कारण से, अपने भौतिक रासायनिक यानी फिजियोकेमिकल या केमिकल एक्टिविटीज के कारण से। क्लियर बात आपको समझ में आई? हाँ, ओके। तो सेक्शन 2D और इसको ई बोलते हैं परिसंकट में पदार्थ। अगला मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इसके बारे में जरूर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, जब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, है ना, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉल्यूशन। हम बात करेंगे आपके प्रदूषण के बारे में। और जब प्रदूषण की चर्चा हो रही हो, और पर्यावरण प्रदूषण का हमने देखा भी था कि यदि पर्यावरण में क्या मिला है, पर्यावरणीय प्रदूषक मिला है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मिला है, तो यही कंडीशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाती है। और अगर पॉल्यूशन है तो वहां पर आपका ये बोर्ड भी जरूर जरूर आपसे पूछा जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको CPCB बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCB? इज आपका क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण क्या है आपका? नियंत्रण बोर्ड। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना है वो 1974 में हुई है। यहां से आपका प्रश्न बहुत अच्छे से बन सकता है। हाँ हाँ हाँ, हिंडन के किनारे बहुत बुरी हालत है। हाँ, हिंडन के किनारे बहुत बुरी हालत है। हाँ देखो, बहुत स्थिति ऐसी है नदियों की, बट हम लोग सचेत नहीं है। आपने एक चीज देखा होगा, आपने एक चीज देखी होगी, भारत में जो लोग हैं, उनको कुछ चीजें समझ में आती नहीं है। हम लोग क्या काम करते हैं, नदियों में जाते हैं, और नदियों में जाने के बाद हम नदियों में पूरा का पूरा, देखो अब क्या है, सीवेज सिस्टम बन गया है, तो उसमें आपकी नालियों का पानी, आपके आप शौचालयों का पानी और वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट वगैरह सब जाता है। और उसके लिए एसटीपीज लगाई हुई है, यानी कि जो जल का शोधन करें, पानी को साफ करें, जो आपका उसमें मल है इत्यादि जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनको अलग करें और पानी को साफ करके हम नदियों में मिला दें। क्योंकि देखो हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं कि भाई हमारा इतना सारा जो वेस्ट निकल रहा है ऑन द डेली बेसिस, तो हम उसको लेकर के कहाँ जाएं, इतना पानी निकल रहा है, तो नदियों में तो हमको उसको मिलाना ही पड़ेगा, डेफिनेटली मिलाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर ये रास्ता है कि भाई जितना भी पानी आ रहा है हम उसको ग्राउंड में उतारें, बट उसको हमको साफ करना पड़ेगा, बट हम साफ कर नहीं रहे हैं।
तो एक आसान रास्ता है कि भाई जो जिस शहर, कोई ना कोई शहर है, उसके आसपास से कोई ना कोई नदी नाला कुछ ना कुछ निकलता ही है, नहर वगैरह कुछ ना कुछ निकलता ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई गांव है, गांव में जोहड़ इत्यादि होते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, वहां पे पूरे गांव का पानी जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हमको क्या काम करना है, एसटीपीज लगानी होती है वहां पर जहां इनका शोधन होता है। पर भारत में एसटीपीज की हालत देखो कि वो बिल्कुल गंदा पानी, शौचालय का पानी ऐसे मिला देते हैं नदियों में। तो बहुत समय पहले किसी न किसी ने विचार जरूर किया होगा कि भाई यार अगर हमको पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। एक काम करो, इसके साथ में ना रिलीजियस इफेक्ट जोड़ दो कि गंगा नदी को धर्म के साथ जोड़ दो, यमुना नदी को धर्म के साथ जोड़ दो। आप देखो भारत में जितनी भी नदियां हैं, हर किसी नदी का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है कि आदमी वैसे तो ध्यान देगा नहीं, आदमी वैसे तो ध्यान देगा नहीं, चलो थोड़ा सा धर्म और आस्था के साथ चीजों को जोड़ देते हैं तो ये पर्यावरण की रक्षा करने पर ध्यान देगा। परंतु धर्म और आस्था के नाम पर भी अब आदमी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। घूम फिर के उधर तो कुछ लोग चले जाते हैं कि हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, बट धर्म और आस्था के नाम से जोड़ने पर सबसे पहले उसी का खंडन करता है कि ठीक है हम गंगा किनारे जाएंगे तो वहीं दारू पिएंगे, वहीं सिगरेट पिएंगे और बोतलों को वहीं फेंकेंगे, गंदगी वहीं फैलाएंगे, कूड़ा कचरा सब के, क्योंकि धर्म के नाम पर आदमी डरता है चीजें करने से। तो कम से कम कुछ डर तो बैठे, पर वो डर भी उड़ा दिया है। जब पीते हैं वहीं नदी किनारे बैठ करके और फिर डूब के मर भी जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो कोई चीज फर्क नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले अंधा हो जाता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। आपसे पूछ सकता है कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में टोटल 17 मेंबर्स होते हैं। और 17 मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन कैसे है, तो एक चेयरपर्सन होगा और 16 अन्य लोग होंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। पहला पॉइंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी? इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1974 को हो रही है। टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल 17 सदस्य हैं, जिसमें एक चेयरमैन और 16 अन्य हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका अधीन आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आपका आ जाता है। यहां से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है। हाँ, 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 अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर अब हमको एक पॉइंट विशेष आपको याद रखना है। पॉइंट क्या कहता है कि अभी हम सेक्शन 2 को कंप्लीट कराए हैं। सेक्शन 2 में जो जो चीजें हमको जाननी थी वो सब चीजें हम पता कराए हैं। अब हमको सेक्शन 3 की तरफ जाना है, क्योंकि सेक्शन 2 हमारा परिभाषाओं के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 हमारा डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करता है कि जो वर्ड आगे चल करके एक्ट में आएंगे आप उसमें जाकर के परेशान मत हो जाना कि पर्यावरण का मतलब क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषक का मतलब क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण का मतलब क्या है, हथालना हैंडलिंग क्या चीज होती है, आगे जाकर हैजार्डस सब्सटेंस आएगा, पर आपका परिसंकटमय पदार्थ आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो वो सारी चीजें बता करके अब सीधे इस एक्ट की फंक्शनिंग पे हम लोग चलते हैं कि कैसे ये एक्ट आपका काम करता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों का जिक्र कौन सी से कौन सी धारा के बीच में है, तो आपको बोलना है सेक्शन 3 से लेकर 6 तक ये आपकी केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में है, केंद्र सरकार को मिली पावर्स के बारे में है, जिससे वो क्या काम कर सकते हैं, वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं। तो सेक्शन 3 to 6 ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िए और बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिए। सेक्शन 3 से 6 केंद्र सरकार की शक्तियां किस लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले ही हम यहां पर लिखते हैं आपका सेक्शन 3 जो क्या बात बोलता है, क्योंकि 3 से 6 शक्तियों के बारे में है। तो सेक्शन 3 में बात बोली जा रही है कि केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वो विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स को स्थापित कर सके, बहुत सारे प्राधिकरणों को या अधिकरणों को, हाँ प्राधिकरणों को और
अधिकरणों को स्थापित कर सके। तो यहां पर लिखना है केंद्र सरकार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या करती है, प्राधिकरणों का या ट्रिब्यूनल का गठन। मैं अलग से भी थोड़ा सा लिख देता हूं, सेक्शन 3 में क्या है आपका, प्राधिकरणों का गठन, प्राधिकरणों का गठन, प्राधिकरणों का गठन। प्राधिकरण मतलब आपके वही ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स है ना, ट्रिब्यूनल्स आपने पढ़ा होगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अगर दिग्विजय सर वहां तक पहुंचे होंगे तो वहां पर क्या चीज है, हाँ हाँ, फैक्ट्री से निकले हुए सब तरह के केमिकल वगैरह का सब सॉल्यूशन है। इसमें आगे चल करके ये बात आएगी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आप अगर अपनी फैक्ट्री में से कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस बाहर निकालते हैं तो उसको आप उसको एक मानक के अनुसार ही निकालेंगे। उसी के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतना शोधन करेंगे तभी आप उसको जमीन में पहुंचा सकते हैं या आप उसको हवा में उड़ा सकते हैं। पर कौन ध्यान देता है, सब रुपये पैसे की माया है, सब उससे काम हो जाता है। तो यहां पर क्या चीज है, जैसे क्या आपको किसी ट्रिब्यूनल का नाम याद है जो आपके पर्यावरण से संबंधित हो, बताना एक बार। क्या किसी ऐसे उसका नाम याद है आपको? बताइए, क्या आपको किसी ट्रिब्यूनल का नाम याद आ रहा है जो पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में काम करता है? बताओ, देखूं कुछ पता है क्या तुमको, या खाली पीली दरोगा बनने चले हो? हाँ, गंभीरता से सुनिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तब टीचर पे विश्वास रखोगे, सब चीज आएंगी। बताओ किसी ट्रिब्यूनल का नाम बताओ। सर जी साइड प्लीज, लो, एक ने भी अब तक नाम नहीं बताया है। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, तबीयत खराब थी कोई। एक, हाँ अब आया, आयत ने नाम बताया, हाँ लगातार आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, एनजीटी, बहुत बढ़िया। देखो देखो क्या आ गया नाम, प्राधिकरणों का गठन। और एक ऐसा ही प्राधिकरण है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संदर्भ में यहां पर आपकी चर्चा होती है। तो सेक्शन 3 में केंद्र सरकार को जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं तथा अपने कामों को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, वो प्राधिकरणों का गठन करती है। और ऐसे ही एक प्राधिकरण का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, पर्यावरण के बारे में ही बात करता हुआ दिखाई देता है। तो एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना, अपने दिमाग में डाल लेना है कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्या है बेटे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना होती है ना, जो स्थापना हुई है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 के तहत ही हो रही है। क्या हो रही है, धारा 3 के तहत ही हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना सन 2010 में हुई है। तो क्लियरली कोई पूछे कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कौन से ट्रिब्यूनल की स्थापना हो रही है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपकी स्थापना हो रही है। और ये कौन सी धारा, सेक्शन 3, और कब हुई थी, तो सन 2010 में आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। इज दैट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एनजीटी 2010 है बेटा, 3 नहीं है, गलत हुआ आप। हाँ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रख लेनी है। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। तो सेक्शन 4 में सीधे सीधे बात है केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। ये आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होता है जिसमें किसी न किसी अधिकारी की नियुक्ति न होती हो, है
है ना, किसी ना किसी को अपॉइंट न किया जाता हो। जैसे हमने वहां पर देखा था आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में किसकी नियुक्ति करी जा रही थी, वहां पर आपके DWC, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति हो रही थी। वहां पर आपके CWW, मुख्य वन्यजीव संरक्षक की, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति हो रही थी। ऐसे अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जैसे हमने मानवाधिकार संरक्षण में देखा कि मानवाधिकार आयोग केंद्रीय और राज्य के, वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति हो रही थी। तो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जहां पर क्या है, अधिकारियों की या ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट ना हो रही हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर्स। तो सेक्शन किस में है, आपके सेक्शन 4 में है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ना, ऑफिसर्स की नियुक्ति के संदर्भ में यहां पर आपकी बातें हो रही हैं। सेक्शन 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनजीटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा पॉइंट, सेक्शन 5 की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए सेक्शन 5 क्या कहता है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। सेक्शन 5 आपका क्या कहता है। हाँ हाँ हाँ, बस मस्ती करनी है। आशुतोष भाई कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। आशुतोष बोल रहा है गुरुजी आज आपकी जीएफ से मिले थे। भाई मैं मर जाऊं कहीं जाके तो मतलब मुझे जिंदा रहने दोगे, नहीं रहने दोगे, मतलब बस कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है। हाँ हाँ, आप ध्यान से पढ़िए, आपको पेपर में मजा आएगा। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है। हाँ, केंद्र सरकार क्या काम कर सकती है, किसी व्यक्ति को या केंद्र सरकार किसी अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है, लिखित निर्देश। यानी कि केंद्र सरकार यदि चाहे, यदि उसको जरूरत लगती है, तो वो किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को लिखित आदेश दे सकती है, लिखित निर्देश दे सकती है, जो उसे मानने ही पड़ेंगे। सीधे सीधे मैं एक डायग्राम टाइप बना देता हूं जिससे आपको आसानी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, किसी आदमी को या किसी भी अधिकारी को, या किसको, या किसी भी अधिकारी को क्या कर सकती है, आदेश देगी, है ना, किसी भी अधिकारी को आदेश देगी। और बस बोल करके नहीं, इन रिटन फॉर्म में देगी, लिखित आदेश देगी। और वो आदेश क्या होंगे, वो आदेश बाध्यकारी होंगे। क्या होंगे, वो आदेश बाध्यकारी होंगे। बाध्यकारी मींस मानने ही पड़ेंगे, है ना, मानने ही पड़ेंगे। यदि नहीं मानेगा तो फिर आगे चल करके इलाज होगा। तो वो आदेश क्या हो सकते हैं, पहली बात, अगर केंद्र सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी उद्योग द्वारा या किसी प्रोसेसिंग द्वारा किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और वह व्यक्ति मान नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति को लिखित आदेश दिया जा सकता है कि भाई इस फैक्ट्री को बंद करो, या इस फैक्ट्री में ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है किसी भी चीज को बनाने की, इसको कम से कम आप बंद करो। तो किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी प्रक्रिया को बंद करने के आदेश या उसको सही करने का आदेश दिया जा सकता है। और यह आदेश डायरेक्टली उस आदमी को भी दिया जा सकता है जिसकी फैक्ट्री हो, या अगर वो नहीं सुन रहा है तो किसी अधिकारी को जाकर के लिखित आदेश दिया जा सकता है कि जाकर के आप ये काम करवाओ। और अगर फिर भी ये काम नहीं होता है तो फिर क्या होगा, केंद्र सरकार कहेगी अगर भाई तुम इसमें सुधार नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारी बिजली आपूर्ति को खत्म कर देंगे, हम तुम्हारी जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, अरे क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाईज, एंड वाटर सप्लाई या अदर तरह की कोई सेवा है उसको बंद करने का या सही करने का आदेश दे सकता है। और अगर ऐसे आदेश उस व्यक्ति पर आ गए जिसकी फैक्ट्री है या अधिकारी के पास आ गए तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये आदेश उस व्यक्ति को मानने ही पड़ेंगे। यदि नहीं मानता है तो फिर आगे चलकर उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 5 में सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो, केंद्र सरकार के आदेश, क्या लिख सकते हो, केंद्र सरकार के आदेश, केंद्र सरकार के आदेश। आप चिंता मत करिए, इसके नोट्स में बहुत अच्छे से बनवा करके आपके पास पहुंचाऊंगा, बस आप समझने पर ध्यान दो, आप बस समझने पर ध्यान दो। हाँ, 4 से लेकर 9 तक के प्रश्न आ सकते हैं।
हाँ, आगे बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न, अगले उसकी तरफ। सेक्शन 5A क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान देना है। सपोज करो अब यहां पर क्या हो रहा है, सपोज करो आपका क्या हो रहा है कि सेक्शन 5 धारा 5 में क्या हो रहा है, धारा 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, धारा 5 में क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं। धारा 5 में आदेश आ सकते हैं किसके, उद्योग को बंद करने के, उद्योग या किसी प्रक्रिया को बंद करने के, को बंद या सही करने के आदेश आ सकते हैं, या बिजली पानी की, बिजली पानी या बिजली पानी की आपूर्ति को बंद करने के आदेश आ सकते हैं, आपूर्ति को बंद करने के आदेश आ सकते हैं, बंद करने के आदेश आ सकते हैं, है ना। तो उद्योग को बंद करने के या किसी प्रक्रिया को बंद करने के आदेश आ सकते हैं सेक्शन 5 में, या बिजली पानी या अन्य सेवाओं को बंद करने के आदेश आ सकते हैं। किसके द्वारा आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। बट अभी यहां पर क्या है कि वो आदमी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है अपनी फैक्ट्री में, अपने काम में, और मान नहीं रहा है। और उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि उसके उद्योग को बंद करवा दिया या किसी प्रक्रिया को बंद करवा दिया। तो अब ये जो आदेश जिस व्यक्ति पर जाएंगे, इस व्यक्ति पर जाएंगे, तो हमारे यहां अंधा राज तो नहीं है। हो सकता है कि वाकई में प्रॉब्लम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिख रही हो वाकई में प्रॉब्लम हो और ये आदमी गड़बड़ कर रहा हो, तो फिर तो बंद करना पड़ेगा ही। बट कई बार ऐसा होता है कि नेता मंत्री वगैरह होते हैं, पैसे के भूखे होते हैं, उनको पता है कि भाई अधिकारी जो होते हैं पैसे के भूखे होते हैं एक तरह से, तो उनको पता है कि एक्सटॉर्शन कैसे करना है, पैसा कैसे निकालना है, इसको इन रिटन ऑर्डर्स भेज दो कि तुम्हारे यहां ये कमी है। तो या तो ये पहले पैसा दे देगा मेरे आदेश करने से पहले, या ये क्या काम करेगा ये उसके डर से या दबाव से, फैक्ट्री बंद होने के दबाव से पैसा देगा। ऐसा भी होता है, अधिकारी करते हैं ऐसा। डीएम साहब अगर कहीं पर निकल जाएंगे, किसी भी जगह कोई ऑफिसर किसी भी आपके औद्योगिक क्षेत्र में निकल जाए तो इतना पैसा उठा करके लाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी फैक्ट्री स्टैंडर्ड अपना फॉलो कर नहीं रही होती है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाता है और एक एरिया में चक्कर मार जाता है तो इतना पैसा उठा करके लाता है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब करने की लोगों को चाह रहती है, किसी को देश सेवा वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जवानी में थोड़ा लगता है कि हम देश सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक पिछली भर्ती का सिलेक्टेड दरोगा था, वो मुझे एकदम से कहीं टकरा गया यहीं पर जिले में, हाँ है ना, वो जिले में टकरा गया। जिले में टकराने के बाद क्या हुआ, जिले में टकराने के बाद मैंने पूछा, 2 ही महीने हुए थे ज्वाइन करे हुए आफ्टर ट्रेनिंग, मैंने कहा भाई के पैसे वैसे लेते हो? तो वो कुछ बोला नहीं। मैं कहा भाई यार पैसे वगैरह मत लेना, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या वाली बात पैसे तो नहीं है। तो उसने छुटते ही क्या कहा कि सर विभाग है, विभाग में तो सब काम करने पड़ते हैं। जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड है ना, या 2 महीने पहले जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है किसी पद पर, वही बात बोल रहा है कि बस ये तो है। और उससे पहले क्या स्थिति थी, उससे पहले की स्थिति थी कि हम तो देश के लिए मर मिटेंगे जान। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का ज्यादातर लोगों का जो मंतव्य है वो या तो वो है कि हमको बढ़िया मोटा दहेज मिलेगा, ठीक है, और दूसरा मंतव्य है कि हम जाकर के बढ़िया पैसा कमाएंगे। तो लोग क्या काम करते हैं, अच्छी खासी रकम करते हैं, खर्च करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, धांधली करते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे खर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तो जीवन भर की जॉब सिक्योर हो जाएगी, दूसरी बात है जितने पैसे हम खर्च करेंगे कल को हमारी शादी होगी तो अपने आप ही हमको 15-20 लाख तो कैश मिल जाएगा, 10-15 लाख की गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद सोना चांदी मिलेगा, 50-60 लाख रुपए की शादी होगी। तो इस इंटेंशन से, और देन हम फिर पूरी जिंदगी कमाएंगे थानों में बैठ करके। और जगह जगह पर ऐसे ऐसे भी थाने हैं जहां पर लोग अपनी पोस्टिंग कराने के लिए लाखों रुपए देते हैं, इवन करोड़ों रुपए तक लोग दे देते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत तरह के अपराध चल रहे होते हैं और उन अपराधों को चलते रहने देने के लिए थानों पर पैसा आता रहता है, उस वो पैसा सब में बंटता रहता है। मैं बहुत सारी चीजें यहां पर नहीं बोल सकता हूं, बट मुझे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं काफी सारे लोगों के द्वारा। तो ये एक मोटिवेशन होता है पुलिस की या सरकारी नौकरियों में जाने का। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यदि इस आदमी को प्रॉब्लम आएगी तो भाई इसको भी तो कहीं जाना पड़ेगा। ये अपील कहां करेगा, अपील किसके खिलाफ, अपील किसके खिलाफ, केंद्र सरकार के निर्देशों के खिलाफ, केंद्र सरकार के
आदेशों के खिलाफ, और केंद्र सरकार की तरफ से फालतू में ऐसे कुछ चीजें आ रही हैं तो इसको भी तो अपील करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 5A में, धारा 5 में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकता है कोई भी आदमी, और ये अपील कहां पर होगी? ये अपील एनजीटी में की जाएगी। अपील कहां होगी? ऐसी अपील एनजीटी में की जाएगी। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्स्ट्रा नोट कर लो आप। आगे सेक्शन 6 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सेक्शन 3 to 6, धारा धारा 3 से 6 क्या है? धारा 3 से 6 क्या है आपकी? धारा 3 से 6 आपकी क्या है? धारा केंद्र सरकार की शक्तियों के संदर्भ में है। अभी हमने पढ़ा, केंद्र सरकार की शक्तियों के संदर्भ में है, केंद्र सरकार की शक्तियां इसमें हैं। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ये बहुत सिंपल है आपका। तो हमने 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया। 3 में क्या है? 3 में है कि केंद्र सरकार अपने को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विभिन्न तरह के प्राधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स को गठित कर सकती है, जिसके माध्यम से ही सन 2010 में आपका एनजीटी की स्थापना हुई। सेक्शन 4 में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 5 में, याद हो जाएगा भाई, आप ध्यान से सुनते रहिए। सेक्शन 5 में क्या बात आपकी आ रही है? सेक्शन 5 में केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को लिखित आदेश दे सकती है किसी उद्योग को या उद्योग के अंतर्गत चल रही प्रक्रिया को बंद करने या सही कराने के लिए, या वहां की बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति या अन्य सेवा को बंद और सही कराने के लिए। बट अगर किसी पर जुल्म हो रहा है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है सेक्शन 5 में केंद्र सरकार के आदेशों से, तो उसके खिलाफ अपील वो सेक्शन 5A में कर सकता है। और अपीलिंग अथॉरिटी कौन है? अपीलिंग अथॉरिटी है आपका एनजीटी। और सेक्शन 6 में सीधे बात बोलिए कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की शक्ति आपकी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको जानना है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 7 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें जरूरी पॉइंट्स हैं। क्या बात बोली जा रही है सेक्शन 7 में? कोई भी व्यक्ति क्या काम करता है? उद्योग चलाते समय, कोई भी इंडस्ट्री वो रन कर रहा है या उस उद्योग में कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया है ना, कोई भी प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेस करते समय मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है कि तुम केमिकल वेस्ट जो है, हाँ 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 हाँ, एक एक हमारे एक, हाँ चलो, जी बेटे पूजा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अधिकारी अधिकारी बहुत पैसा खाते हैं, बहुत, है ना, बहुत पैसे खाते हैं, ये सब मिल करके पैसा खाते हैं। ठीक है, आप देखो जाकर के, एक मेरठ में लेडी सब इंस्पेक्टर थी, उसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, और तनख्वाह मिलती है 50,000, 55,000, 60,000 बस। हाँ हाँ ठीक है। तो कोई व्यक्ति यदि वो कोई उद्योग चला रहा है या उस उद्योग के अंतर्गत उसका कोई प्रोसेस चल रहा है, फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, तो उस प्रोसेस में उसके लिए बाध्यता है कि वो मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। किसका? मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। यानी कि एक बात तो सेक्शन 7 से क्लियर है कि यदि कोई फैक्ट्री चलेगी, है ना, यदि कोई इंडस्ट्री चलेगी, यदि कोई इंडस्ट्री चलेगी, यदि कोई उद्योग चलेगा,
तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण जरूर होगा, वहां पर क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण जरूर होगा। और पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण क्या है, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की उपस्थिति ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। तो फैक्ट्री या इंडस्ट्री में से पर्यावरण प्रदूषक निकलेगा, बट यहां पर सेक्शन 7 में क्या बोला गया है कि पर्यावरण प्रदूषक के रिलीज करने का, एनवायरनमेंट में रिलीज करने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। कि मान लिया कि एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है ए, तो अगर ये अपने 100 आंकड़ों पर या 100 यूनिट पर, मान लिया कि 100 आंकड़ों पर ये दबा करके तबाही मचा सकता है, कहां पर, आपके किसी भी क्षेत्र में, या पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अपनी 100 कैपेसिटी पर, पूरी पर। तो यहां पर हो सकता है कि इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया हो कि फैक्ट्री चलेगी तो आपको 20 से कम ही रखना है। क्या रखना है, आपको क्या काम करना है, इसको 20 से कम ही रखना है, 20 से कम रखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक मानक है। पर फिर भी फैक्ट्री चल रही है और क्या काम कर रही है, ए को 80 लेवल पर निकाल रही है, 60 लेवल पर निकाल रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, या 50 लेवल पर कर रही है, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। उसने सीधे सीधे कहा है सेक्शन 7 में कि कोई भी व्यक्ति जो फैक्ट्री चलाता है या फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोसेस है, तो पर्यावरण प्रदूषक का एक स्टैंडर्ड लेवल तक ही वो क्या काम कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। और फैक्ट्रीज में ज्यादातर क्या होता है, यदि आपने एनवायरमेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे बात, भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, 1927 का है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है, यहां पर तो ज्यादातर क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के ही तत्व निकलते हैं जो ऊपर जाकर के ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने से पूरे के पूरे इकोसिस्टम बर्बाद होने की संभावना है और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर यह बात बोली गई है कि जो ये पर्यावरण प्रदूषण जो आप कर रहे हो, इसका ये स्टैंडर्ड है और आप इससे ज्यादा इसको नहीं निकालोगे। सेक्शन 7 में यह बात आपकी बोली गई है। यदि आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो, सिंपल उसमें लिखना चाहो सेक्शन 7 में, तो पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की सीमा, है ना, बस यहां पे ये लिख लो आप, पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन की सीमा, पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन की सीमा, ये यहां पर आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी सेक्शन 7। सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं, यहां पर सीधे लिखा हुआ है क्या चीज, के परिसंकटमय पदार्थ। अभी मैंने बताया आपको 2E में, और 2E में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई कि परिसंकटमय पदार्थ क्या है, हैजार्डस सब्सटेंस क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी फिजियोकेमिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी प्राणी को, किसी भी मानव को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पौधे को, किसी भी सूक्ष्म जीव को, या पर्यावरण को, या किसी भी संपत्ति को, तो उसको हैजार्डस सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे हैजार्डस सब्सटेंस में मैंने आपको 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया, और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एक हैजार्डस सब्सटेंस के रूप में निकल करके आता है जो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पर एक हिदायत दी गई है। सेक्शन 8 में क्या है, एक हिदायत है। सेक्शन 8 एक्चुअली में क्या है, एक हिदायत है, एक सलाह है, एक मशवरा है, एक सेफ्टी गाइडलाइन जैसे है। ठीक है, ये एक तरह से आप मान लीजिए कि ये एक सेफ्टी गाइडलाइन की तरह से है। कैसे है, एक सेफ्टी गाइडलाइन की तरह से है। क्या, कि जो भी व्यक्ति परिसंकट में पदार्थों के साथ में काम करते हैं तो उनको प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जान जरूरी है। और ऐसा हुआ कि फैक्ट्री ने या फैक्ट्री के कामगारों ने या जहां से भी ऐसे केमिकल या पदार्थ रिलीज होते हैं या वहां पर सुरक्षित किए जाते हैं, तो वहां से अगर जरा सा भी रिसाव हुआ तो हजारों की संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी बहुत भयंकर गैस त्रासदी है ना, हजारों लोग मरे थे रातों रात, ऐसे जो सोया वो सोया रह गया। ऐसी ऐसी बात आपकी है। ठीक है।
चलिए ठीक है। तो परिसंकट में पदार्थों के साथ, हैजार्डस सब्सटेंस के साथ कोई काम करता है तो उसको प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 में क्या है, सीधे सीधे के सेक्शन 9 में क्या है, जानकारी का दिया जाना। ठीक है, जानकारी का दिया जाना, जानकारी का दिया जाना, इसको लिखो आप लोग अगर लिखना चाहते हो। जानकारी का दिया जाना और क्या, है ना, किसको, यहां पर लिखो जानकारी का दिया जाना, किसको जानकारी दी जाएगी, किसको देंगे, तो किसको दी जाएगी, तो हम जानकारी देंगे प्राधिकरणों को, हम जानकारी देंगे प्राधिकरणों को या अभिकरणों को। बताना अभिकरण क्या होते हैं, अभिकरणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताना। प्राधिकरण तो ट्रिब्यूनल हो गए। हाँ, हाँ, प्राधिकरण जो होते हैं उसको तो अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल कहते हैं। अभिकरणों को क्या कहते हैं बताना, देखो तुम्हारी हिंदी कैसी है, हिंदी के महान वो बनते हो आप। जैसे ही मैं बताने लगता हूँ हिंदी के बारे में, तुम अपना सब्जेक्ट पढ़ाओ हिंदी। अरे भाई मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी ही है। हाँ, बताओ कभी हिंदी पढ़ेंगे आप हमसे भी, पढ़ाएंगे हिंदी आपको। बताओ। हम्म, बताए तो बेटे, भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। हाँ, बताओ, मैं आंसर क्या, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभिकरणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हाँ, एक आंसर आया, किसका अरे निकल गया। हाँ, लगातार सबके आंसर्स आने लगे हैं। अभिकरण मींस अंग्रेजी में एजेंसी, मैं बता के आया था। प्राधिकरण मींस ट्रिब्यूनल, ठीक है, प्राधिकरण मींस ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और अभिकरण मींस एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज, एजेंसी को अभिकरण कहा जाता है। अब देखो, आपको क्या है कि सब चीजों की बात आई, सेक्शन 8 में आया कि भाई ध्यान रखना है, सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ना ही तो बहुत ज्यादा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में, स्टैंडर्ड से ज्यादा एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करना है, सिक्रीट नहीं करना है, एक्सक्रीट नहीं करना है, कुछ भी आप बोल दीजिए। तो 8 में बोला कि सेफ्टी गाइडलाइन का ध्यान रखना है, बट इतना होते होते भी क्या हो जाता है, घटना घट गई। तो क्या हो रहा है यहां पर कि आपको जानकारी दी जाएगी, ऐसी घटना की जानकारी देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल्स को और एजेंसी को। तो क्या बात बोली जा रही है, यदि किसी घटना या गलती से पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन या फैलाव मानक से ज्यादा हो जाए, वहां पर क्या बात बोली गई है, यहां पर देखो आप ध्यान से, यहां पर क्या बात बोली गई है सेक्शन 7 में, कि कोई भी व्यक्ति जो उद्योग चलाता है या प्रक्रिया चला रहा है कोई, तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, है ना, वो उत्सर्जन करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। बट अगर क्या हो जाता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए या गलती हो जाए जिससे क्या हो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, पर्यावरण प्रदूषण अपने मानक से ज्यादा, स्टैंडर्ड से ज्यादा रिस जाए या फैल जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो जिस आदमी की वो फैक्ट्री है वही आदमी जिम्मेदार होगा। और साथ में उसको क्या काम करना पड़ेगा कि जो उसकी वजह से प्रदूषण फैला है, क्योंकि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण पर्यावरण में पर्यावरणीय प्रदूषकों की उपस्थिति ही है। समझिए ध्यान से, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब चीज एक्सप्लेन करके आया हूं मैं। तो प्रदूषण क्या है, पोल्यूशन क्या है, पर्यावरण में एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की प्रेजेंस ही, पर्यावरणीय प्रदूषकों की उपस्थिति ही प्रदूषण कहलाएगी। तो पहले जब एक आदमी को बोला गया है जो फैक्ट्री चला रहा है कि भाई तुमको इस सब्सटेंस का क्या काम करना है, इस सब्सटेंस का जो सिक्रीशन है, उत्सर्जन है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको रखना है, परंतु फिर भी या तो वो गलती से या कोई घटना के माध्यम से उससे ज्यादा वो एक्सक्रीट हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, तो इसकी टोटल जिम्मेदारी उस आदमी की होगी। और उसकी जिम्मेदारी दूसरी ये भी रहेगी कि वह पर्यावरण को क्या करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का काम करेगा। एक सेकंड रुकिए।
ठीक है, तो हाँ यहां तक स्थिति हो गई क्लियर हमारी। तो ये जिम्मेदार कौन होगा? वो आदमी होगा और प्रदूषण कम करेगा। साथ में वो घटना की जानकारी, ठीक है, साथ में घटना की जानकारी किसको देगा? ट्रिब्यूनल्स को देगा और एजेंसी को देगा। यहां तक की स्थिति स्पष्ट हो गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ठीक है, बताओ क्लियर हो गया यहां तक? आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं बस, फिर अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, हिंदी का टेस्ट ना लो, ना लो, मूल विधि पढ़ाओ। अच्छा जूरे आला, आपका हुजम, आपका हुक्म सिर आंखों पर, पढ़ाओ। हाँ, हम तो आपके खरीदे हुए गुलाम हैं, पढ़ाओ। कमाल है, भाषा का प्रयोग भी आप लोग नहीं जानते हैं कहाँ कैसे करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने अ, अपने अब तक के टीचिंग करियर में, अब से पहले, इस बैच से पहले, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों ने इस तरह से बिहेव किया हो मुझसे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे ऐसा भी बिहेव कर जाते हैं। मेरे को पता भी नहीं था बच्चे ऐसा भी बिहेव करते हैं, और मुझे लगता नहीं फिर वो इस तरह के बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा प्यार भी इन्हीं बैचों में मिल रहा है, और सबसे ज्यादा मतलब पढ़ाओ वढ़ाओ, ये डांटना धमकाना, ये भी इसी में चल रहा है। हाँ ठीक है, चलिए, नो डाउट्स, बहुत अच्छी बात है। अब कल तो ये क्लास नहीं होगी, ये क्लास मंडे होगी, और मंडे में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप में से अगर किसी को बीएनएस पढ़ने की जल्दी है, ठीक है, तो इस बैच में तो होगी ही, है ना, इस बैच में प्रॉपर होगी, आप चिंता मत करिए। बट अगर करने की जल्दी है तो मैंने पूरा कोर्स यूट्यूब पर भी करवा रखा है। तो आप यूट्यूब में चले जाइए, एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक 85 वीडियो के आसपास उसमें है, अभी तक 85 वीडियोस के आसपास उसमें है। तो आप उसमें जाकर के पूरा बीएनएस भी पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चीज को। और कल सेकंड लास्ट वीडियो है यूट्यूब पर आपकी बीएनएस की, क्योंकि वो मैंने बोल रखा था, हमने वादा कर रखा था ये यूट्यूब पर हम करवाएंगे, तो वहां पर हम बीएनएस तक करवा करके पूरा कर देंगे। हाँ, हाँ वैसे तो सोने और जागने का समय निर्धारित होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर कल शाम को 4 बजे, आप आना जरूर बीएनएस पढ़ने, कल बहुत इंपॉर्टेंट धाराओं का हम लोग वहां पर जिक्र करेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।